हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें अपने पढ़ेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें बच्चों आप लोग क्या करें कि बुक में जो आपके पास बुक है एडवाइजर की, उसके अंदर आप 298 नंबर पेज जो है वो ओपन कर लें आज की क्लास के लिए, ताकि अपने उसके अंदर इजीली चीज़ों को जो है वो समझ सकें। 298 नंबर पेज पे है, ठीक है। तो वैसे तो मैं बताऊंगा उससे ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो उसमें बेटर रहेगा। तो हमारी जो वेव थ्योरी थी लाइट की, उसने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं और लाइट जो है वो आगे की ओर क्या करती है, ट्रेवल करती है, जिसके बारे में हमने 17 चैप्टर में स्टडी भी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। अब जो वेव थ्योरी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाई, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि हमारी जो प्लेट है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन हमने इसके ऊपर लाइट हमने फोटोन जो है फॉल करवाई है। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसके ऊपर हमने लाइट को फॉल करवाया। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी हमारे जो वेव थ्योरी है वो नहीं करती, क्योंकि वेव थ्योरी ये कहती थी कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, उसके प्रोपोर्शनल होती है उसकी एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। एक्चुअली एनर्जी इंटेंसिटी का जो मीनिंग होता है ना, इंटेंसिटी का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ही ये होता है कि कोई भी वेव पास हो रही है, मान लो जिस साउंड वेव पास हो रही है, तो पर यूनिट एरिया में से पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं उस वेव की। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे स्ट्रिंग में भी वेव बनेगी तो ये पार्टिकल्स होंगे, ये आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, आगे वाले को करेंगे, आगे वाले को करेंगे। वाटर में वेव्स बनेंगी तो उसके अंदर भी पहले डिस्टर्बेंस यहाँ आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जैसे हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इस तरह से बार बार जो वेव्स है, ये मान लो फर्स्ट किसी टाइम पे है, फिर ये टाइम है, फिर ये टाइम है, तो अलग अलग टाइम पे वेव्स कुछ अलग अलग तरीके की अपने को आगे की ओर बढ़ती हुई नजर में आएंगी। तो उस दौरान एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एक कुछ पार्टिकल जो यहाँ थे उन्होंने अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को दी, उसने आगे वाले को दी, आगे वाले को दी, जैसे 11th में हमने पढ़ा हुआ है। तो वो पर यूनिट एरिया में से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने से जो साउंड वेव्स है वो पर यूनिट एरिया यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में से पर सेकंड जितनी एनर्जी पास हो रही है उसको कहा जाता है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। ये कौन सी थ्योरी है, वेव थ्योरी है, नॉर्मल वेव थ्योरी है। और लाइट को भी क्या माना गया, वेव माना गया। नहीं, लाइट की भी जो एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यानी अगर हम इसके ऊपर लाइट को ग्लो करें, ज्यादा इंटेंसिटी को बढ़ाएं, तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना स्टार्ट शुरू हो जाना चाहिए था। उसके अंदर किसी भी टाइप की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं होना चाहिए था। हमने पढ़ा था ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। फिर अगर वेव नेचर को मानना है तो लाइट की हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब उसके ग्लो को बढ़ाया। छोटी लाइट थी, हमने उसके अंदर बड़ी लाइट लगा दी एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, वेव नेचर के अकॉर्डिंग कह रहा हूं कि उसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ गई तो उसको क्या करना चाहिए था, यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना चाहिए था। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए थी।
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके अंदर देखा गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड है, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर फॉल करेगी तभी जो है वो क्या होगा, हमारा जो है मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मान लो कोई सरफेस है, वो ये कहते हैं जी कि रेड कलर की लाइट मेरे ऊपर फॉल कराओगे तो मैं किसी भी टाइप की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बताऊंगा, और अगर मेरे ऊपर येलो कलर की लाइट फॉल कराओगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, यानी येलो की फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं ज्यादा होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। फ्रीक्वेंसी किसकी कम होती है, देखिए रेड की सबसे कम, रेड से ज्यादा, जैसे येलो कलर ले लिया मैंने, और भी कलर इसके बीच में आते हैं, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, वायलेट की होती है। तो किसी मेटल के लिए आ गया जी रेड कलर की तो फ्रीक्वेंसी आप जो है वो आप लोग रेड कलर की फ्रीक्वेंसी तो आप लोग यूज ही नहीं कर सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि उससे कोई भी फोटोन का कोई भी इलेक्ट्रॉन का मिशन नहीं हो, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन येलो से हो जाएगा, ठीक है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक नीडेड जाएगी येलो फ्रीक्वेंसी के इक्वल, तब इसका मिशन होगा। लेकिन इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग तो क्या था कि येलो कोई कलर अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने तो सिर्फ क्या करते, यहां से ग्लो को बढ़ा देते, ग्लो को बढ़ाते यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हो जाने चाहिए थे, शुरू हो जाने चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। तो एक तो फर्स्ट फेलियर तो यही हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही दिया गया, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक, वेव फ्रंट यानी कि वेव ही मानिए एक बार आप इसको, वेव फ्रंट आपने पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए, वेव ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस अब्सॉर्ब द एनर्जी, greater the intensity of light, greater are the amplitudes of electric and magnetic fields, and greater is the energy density of the wave. Hence, higher intensity should liberate photoelectrons with greater kinetic energy. But this is contrary to the experiment result that the maximum kinetic energy of the photoelectron does not depend on the intensity of radiation. ठीक है, तो उसके बाद में सेकंड में दिया गया नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो सेकंड के अंदर ये वाला पॉइंट दिया गया जो मैंने अभी बताया, और फर्स्ट के अंदर वो पॉइंट दिया गया है जो उन्होंने पहले स्टडी किया है कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से क्या होना चाहिए था, अपना ग्राफ ऐसा आना चाहिए था। इंटेंसिटी को बढ़ाने से अपना ग्राफ जो है वो ऐसा आना चाहिए था कि अगर हमने ज्यादा इंटेंसिटी का यूज किया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या, नहीं। वास्तविकता के अंदर किस पे डिपेंड करती है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी पे। जो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फर्स्ट पॉइंट में तो ये बात बताई गई है कि इंटेंसिटी पे एनर्जी डिपेंड नहीं की, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिपेंड नहीं की, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी नहीं चाहिए अगर इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, क्योंकि वेव थ्योरी ये कहती है कि साहब अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, इंटेंसिटी पे डिपेंड हो। तो दोनों ही वेव नेचर जो थी लाइट को, उसको इसने क्या किया, फेल किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये काम नहीं चलता। और तीसरा मेन बात ये है, मान लीजिए ये अपने पास में कोई सरफेस है, इधर से कोई वेव आई पानी के अंदर, ठीक है, इस सरफेस से मान लो किसी चीज को टकरा के निकलना है, मान लीजिए ये अपना सरफेस है और किसी एटम को क्या है, एनर्जी लेकर या किसी इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकलना है एनर्जी लेकर, तो अगर वेव आएगी तो वो वेव तो इसके पूरे सरफेस पे फैलेगी ना, आके वेव आएगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, पूरे सरफेस पे आके फैल जाएगी, फिर वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो क्या करेगा, वापिस से उसको एब्जॉर्ब करने का मतलब उसको वो एनर्जी मिलेगी और फिर वो क्या होगा, निकलेगा। यानी कुछ डिले होगा वहां पे, पहले एनर्जी आई पूरे सरफेस पे, फिर वो एब्जॉर्ब हुई और फिर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। अगर वेव नेचर कहती है तो उसके अकॉर्डिंग वेव नेचर ये कहती है कि लाइट आएगी तो पूरे सरफेस पे लाइट आई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई पार्टिकल टाइप कुछ नहीं आया, पूरे सरफेस पे आई, पूरे ने एब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद में वो वापिस से एमिट हुई। जैसे अपने किरचॉफ रूल में क्लास 11th में पढ़ते हैं कि एक ब्लैक बॉडी है उसके ऊपर या कोई भी बॉडी है उसके ऊपर लाइट आई, फिर उसने उसको एब्जॉर्ब किया,
फिर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में गए, फिर लोअर लेवल में आए, फिर से उसने लाइट को क्या किया, निकाला, या इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो सभी लेवल को छोड़ के क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, बाहर चला गया। यानी कुछ टाइम लगेगा इस इफेक्ट को शो होने में, लाइट के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कुछ टाइम लगेगा, टाइम डिले होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ये कहते हैं कि जैसे ही आप लाइट को फॉल करेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्राडिक्शन इन द वेव नेचर। इसीलिए फिर से बता रहा हूं, क्या कहा जा रहा है उसमें कि लाइट आएगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, कुछ टाइम डिले होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। बट अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर आप सभी जानते हैं कि अगर अपने किसी चीज के ऊपर कोई भी बुलेट लगाएं तो क्या ऐसा होगा क्या कि पहले वो बुलेट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर एनर्जी उसकी ज्यादा होगी उन एटम्स की, फिर वो एटम्स जो है वो बाहर निकलेंगे? ऐसा नहीं होगा। जैसे ही अपने बुलेट उसके जाके लगेगी, यानी कोई पार्टिकल जाके लगेगा, तुरंत ही यहां से क्या होगा, जो यहां के पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो पूरे सरफेस पे बुलेट नहीं लग रही, कहां पे लग रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही है। ऐसा ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन के बारे में कहा गया कि फोटोन इज ए पार्टिकल ऑफ लाइट। वो जहां पे फॉल करता है वहां से अपनी पूरी एनर्जी और मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को, और तुरंत ही इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। यानी इस इफेक्ट में कि लाइट फॉल हुई और फिर इलेक्ट्रॉन निकला, उसके अंदर कोई डिले नहीं होता। ये किस कंसेप्ट से शो होता है, जब हम लाइट को क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा इफेक्ट था जिसने बहुत बड़ी एक तब्दीली ला दी साइंस में कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेव है और वो वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव करे। बट ऐसा है, कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं लाइट के जिनके अंदर इसको हम पार्टिकल नहीं मान सकते, कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हम इनको वेव नहीं मान सकते। ये वो इफेक्ट हैं जिनके अंदर हम इसको वेव नहीं मान सकते, हमको पार्टिकल मानना पड़ेगा कि वेव जो है वो आ रही है, टकराते उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, इलेक्ट्रॉन ने फोटो इलेक्ट्रॉन बना और जाके उसने करंट को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये तीन फेलियर थे मेनली। फर्स्ट वन कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करना, किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का। सेकंड वन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वहां पे एग्जिस्ट करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग है तो फ्रीक्वेंसी का कोई रोल ही नहीं है वहां पर। अगर इंटेंसिटी पर ही एनर्जी डिपेंड करती है लाइट की, तो इंटेंसिटी बढ़ाएं और आप इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करवा लें, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एंड थर्ड थिंग, अगर वेव है तो वेव के अकॉर्डिंग वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब पूरे सरफेस पे होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली तौर पे तुरंत ही जैसे इलेक्ट्रॉन आगे फॉल हुए, तुरंत ही वो क्या हो गए, रिमूव भी हो गए। जैसे ही आगे फोटोन फॉल हुआ वैसे ही वो रिमूव भी हो गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में अपना टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। सो व्हाट इज फोटोन, इसको अपने को ध्यान से देखना है। फोटोन क्या है? तो लाइट किस तरह से बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है और जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट जो है वो अपना जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो फोटोन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्या कहता है? फोटोन को कहा गया कि जो फोटोन है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इन लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसकी जगह पे वो एक पार्टिकल की तरह, एक एनर्जी की तरह बिहेव करती है। देखिए, आइंस्टाइन ने एक बात बताई है कि एनर्जी इज इक्वल टू मास। दैट मीन्स कोई मास हो, E इक्वल टू mc स्क्वायर, कोई मास हो अपने पास में, तो मास भी एक एनर्जी की फॉर्म है। मास भी एक किसकी फॉर्म है? एनर्जी की। हम सूटेबल मेथड यूज करके न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे
कि हम मास को किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और एनर्जी भी जो है वो मास की फॉर्म है, यानी अगर कहीं पे एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम मास की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो फोटोन क्या है? फोटोन इज ए एनर्जी पार्टिकल, एनर्जी क्वांटा या पैकेट। पैकेट का मीनिंग कि एनर्जी इकट्ठी है उसके अंदर, पैकेट एनर्जी इकट्ठी है वहां पे, ऐसे नहीं है कि फैली हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे वेव में एनर्जी क्या होती है, फैली होती है, नहीं, इकट्ठी है। फील कीजिए इस बात को कि जैसे ये अपने पास में टॉर्च है तो इसमें से क्या निकल रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, यानी एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है, मास के, यानी एक तरह से इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। निकल तो एनर्जी रही है, लेकिन किस तरह से लिखा जा सकता है उसको, मास के इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें से क्या निकल रहे हैं, लगातार छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और उन टिनी पार्टिकल्स के अंदर क्या है, एनर्जी। कौन से कॉन्सेप्ट में कहा गया ऐसा, फोटोन कॉन्सेप्ट में कहा गया कि फोटोन इज ए क्वांटम ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, कि वो एनर्जी का पैकेट है। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट किसी के ऊपर फॉल करेगी तो वर्क हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। लाइट फॉल कर रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तभी तो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के होने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वर्क हो रहा है ना, फोर्स लग रही है ना जाके। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स कौन लगा रहा है, लाइट आई, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन था, उसके ऊपर जाके उसने डायरेक्ट कोलिजन किया, इंपैक्ट किया। वेव की तरह ट्रीट करेंगे तो नहीं होगा कुछ भी। किस तरह से किया, पार्टिकल की तरह आया वो, जाके उसने क्या किया, कोलाइड हुआ, कोलाइड होते ही इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन में क्या कहा गया, प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने इसके बारे में 1890 आएगा यहाँ पे शायद, 1990 तो भी थोड़े टाइम पहले की बात है, तो 1890 के अंदर शायद होगा ये। तो उन्होंने बताया कि फोटोन्स आर द क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम का मतलब पैकेट, यानी कि इकट्ठी होगी, ऐसे नहीं है कि वो फैली हुई है, फिक्स एनर्जी हो। और वो एनर्जी, जैसे ये अपने पास सोर्स है तो इसमें से वो पार्टिकल्स की फॉर्म में, हालांकि निकलेगी तो एनर्जी, लेकिन एनर्जी से क्या बनता है, मास। एनर्जी से ही क्या बनता है, मास। मास से क्या बनती है, एनर्जी। दोनों इंटरचेंज हो सकती हैं, तो हम इस एनर्जी को क्या मान सकते हैं, पार्टिकल मान सकते हैं। सो इट इज ए टाइप ऑफ ए पार्टिकल जो निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है। ये उन्होंने बताया। सभी फोटोन जो है वो किस स्पीड से मूव करते हैं, उन्होंने बताया कि वो मूव करते हैं c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा स्पीड होती है लाइट की, स्पीड से वो पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। फोटोन इस स्पीड से मूव करते हैं। अलग अलग मीडियम में उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की, वो होती है hν। ये भी प्लांक ने बताया फोटोन कॉन्सेप्ट में। एनर्जी ऑफ फोटोन इज hν, प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ν। प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 × 10⁻, h की जो वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो होती है जूल सेकंड। ये उन्होंने बताया। उसके बाद में ए फोटोन में कोलाइड विद मटेरियल पार्टिकल, द टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड इन सच ए कोलिजन। However, the number of photons may not be conserved in collision. The photon may be absorbed, may be created. That means फोटोन जाके क्या होंगे, टकराएंगे किसके, मैटर पार्टिकल्स के। मैटर पार्टिकल यानी एटम के, इलेक्ट्रॉन्स के टकराएंगे, और उसके अंदर एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, मोमेंटम का भी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। यानी एनर्जी क्रिएट वगैरह, डिस्ट्रॉय वगैरह वहां पे नहीं होगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन हो सकता है कि वहां पे क्या हो, चेंज हो जाएंगे। एक फोटोन आया और वो फोटोन जो है एब्जॉर्ब हो गया, यानी उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। यानी फोटोन था तो पार्टिकल, लेकिन क्योंकि वो पार्टिकल एनर्जी की ही फॉर्म है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। और एनर्जी किसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। तो इट मे बी पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। इसके अलावा
फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इट इज ओनली एनर्जी, सिर्फ एक एनर्जी होती है, चार्ज इसके ऊपर नहीं होता। पार्टिकल है, मास एनर्जी से ही इनका मास बना है। यानी हमने एज्यूम किया है कि एनर्जी है और वो मास में क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है। यानी हम सब कुछ एजम्पशन पे कह रहे हैं ये बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें से अपने को पार्टिकल निकलते हुए दिखेंगे। जैसे कोई गन है तो उसमें से तो अपने को बुलेट निकलती हुई दिखती है, लेकिन लाइट के सोर्स में से अपने को दिखते नहीं है वो पार्टिकल की कैसे, क्योंकि उस एनर्जी को ही हमने क्या माना है? पार्टिकल माना है, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझाया जा सके, क्योंकि वेव नेचर से उनको समझाया नहीं जा पा रहा था इसलिए, ठीक है। सो दीज आर सम assumption in this. If the intensity of light of a given wavelength increases, there is an increase in the number of photon incident on the given area and given time, but the energy of each photon remains same. यानी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उससे फोटोन का नंबर बढ़ जाएगा। इन्होंने कहा वहां पे जो वेव नेचर थी वो ये कह रही थी कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन फोटोन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, दैट मीन्स आपने ग्लो को बढ़ाया, एक आपके पास में छोटी लाइट है, एक बड़ी लाइट, तो आपने बड़ी लाइट अगर लगाई है तो उसके ग्लो को आपने बढ़ाया है, तो उससे क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, ज्यादा फोटॉन्स वहां पे हो जाएंगे। और इसीलिए ही क्या हुआ था कि हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि जब अपने इंटेंसिटी बढ़ाई थी तो करंट बढ़ गया था वहां, क्योंकि जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो ज्यादा फोटोन आके कोलाइड हुए, ज्यादा कोलाइड हुए तो ज्यादा वो कहां तक पहुंचे? दूसरी पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचे, और इसलिए करंट की वैल्यू क्या हुई थी? अपने जानते हैं इंटेंसिटी के साथ में वो लीनियरली मूव करती है। दिस इज करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज इंटेंसिटी। पढ़ा हुआ हमने पीछे, ठीक है। नेक्स्ट, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। यानी अगर फोटोन रेस्ट में आ गया, कोलाइड हो गया, रुक गया, तो उसका रेस्ट मास जो है वो क्या होगा? जीरो, उसका कोई मास नहीं। दिस मीन्स उसकी जो एनर्जी है वही मास है, उसका जो मास है वही क्या एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है वही मास है, वही जो मास है वही क्या एनर्जी है, उसका जो मास है वही एनर्जी है, जो एनर्जी है वही क्या है? मास है। दैट मीन्स इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। E इज इक्वल टू mc²। वास्तव में लाइट है, एनर्जी ही है, बस क्या कह दिया उसको, फोटोन को क्या कह दिया कि इट इज ए पार्टिकल ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू मास, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू मास, एंड ऑल दैट हैपन ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता तो इस सब की जरूरत नहीं थी, फिर वेव नेचर से सारा काम हो रहा था। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा यार ये तो इस तरह से आके टकराया और तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर भागने लग गया, ये हो गया, तो वो सारी चीजें कैसे आई? वेव से तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेव तो धीरे धीरे जो है वो आएगी, फिर एब्जॉर्ब होगी। जैसे हम लोग ही मान लीजिए कोई वेव, हीट वेव आ रही है, कोई किसी भी टाइप की वेव अपने पास में आ रही है, तो दैट टेक्स ए टाइम टू एब्जॉर्ब, और उसके बाद वो एक जगह पे नहीं आएगी, वो पूरी फैलाव के साथ आएगी। आप लोग जानते हैं कि हमारे जब पानी के अंदर रिपल्स जो होते हैं, पानी के अंदर हम कोई ड्रॉप डाल गिरते हैं, पत्थर वगैरह गिरते हैं, तो इस तरह से जो है उसके एक रिपल्स जो है वो बाहर की ओर जाते हैं, गोल गोल डिस्टर्बेंस बाहर की ओर फैलती है। इसको बोलते हैं अपने वेव फ्रंट, जो अपने पढ़ेंगे भी आगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कंप्लीट, एक मिनट प्रिंट कर लें अपने इसको, कि अपने जैसे पानी के अंदर अपने देखते हैं कि वेव जो है वो इस तरह से आई, ये फिर ये फिर ये, इस तरह से एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स अपने को, जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉप गिरी, कोई पत्थर गिरा, तो इस तरह से अपने को जो है चारों ओर ये इस तरह से जो है वेव्स जाती हुई नजर आती हैं। एक तरफ थोड़ी ना जाती हैं, वो चारों ओर जाती हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो इसकी जो वेव है वो सभी तरफ जा रही है, एक पॉइंट में थोड़ी ना जा रही है। पूरे रूम की दीवारों में जो है आप लोग भी बोलते हैं, तो एक दूसरे के कानों में, इधर उधर पूरी जगह पे वो क्या है, वेव्स फैल जाती हैं। तो पर्टिकुलर एक टारगेट पे जाके थोड़ा ना वो लग रही हैं। तो जब टारगेट पे लगी नहीं रही तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव हो रहे हैं? अगर लाइट वेव की तरह आ रही है ऐसे और सरफेस पे आके टकरा रही है, तो जब वो एक पॉइंट पे आके लगी नहीं रही, वो तो पूरी जगह फैलती हुई आ रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव हो रहे हैं? ठीक है, तो इसलिए इसको टारगेट, एक ही टारगेट पे आती हुई इसको बुलेट की माफिक माना गया, बुलेट की तरह माना गया।
कि एक बुलेट की तरह ये एक पार्टिकल की तरह आती है, टकराती है, टकराते इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के बाहर होने से ही क्या होता है, वो अपना पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागता है तुरंत और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द टुडेज टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन एंड फेलियर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों को आप लोग जो है नोट्स में लिखवाए हुए हैं, अलग से नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे वैसे पहले की तरह ही। तो बाकी आप बुक से भी इस चैप्टर को रीड आउट कीजिए, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो बार बार बता रहा हूँ कि डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट को छोड़ के बाकी चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। वो अपने 12th चैप्टर के साथ करेंगे, जो 12th चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स उसके साथ कर पाएंगे अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।